हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी और फिर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी जो प्रश्न हैं। उसके बाद नाटक और एकांकी। और इस समय हम जिन प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं वे हैं उपन्यास के प्रश्न। उपन्यास संबंधी जो भी प्रश्न हैं उन्हें हम देख रहे हैं और इसमें भी हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप पिछले सारे प्रश्न देख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें समझने में, उन्हें याद करने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। इसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं वहां से जहां तक हम देख चुके थे, उसके आगे प्रश्न को देखते हैं। हमने प्रश्न संख्या 550 तक देख लिया था। अभी अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन हैं। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं और इनमें से कौन कौन प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। पहला है कृष्णचंद्र, दूसरा है सोफिया और तीसरा है हरिप्रसन्न और चौथा है गजाधर। तो इसमें से ए, बी और डी सही होगा। ए कृष्णचंद्र और सोफिया और गजाधर, ये सभी पात्र जो हैं ये प्रेमचंद के उपन्यासों के हैं। कृष्णचंद्र सेवा सदन का पात्र है और सोफिया ये रंगभूमि की पात्र है, ये भी मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। गजाधर ये सेवा सदन के हैं और सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और हरिप्रसन्न जो पात्र है ये सुनीता उपन्यास का है और सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र का है। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा कि हमने ये याद किया था कि जो सेवा सदन उपन्यास है इसका पहले नाम उर्दू में, पहले ये उर्दू में प्रकाशित हुआ था जिसमें इसका नाम बाजारे हुस्न था। बाजारे हुस्न सेवा सदन। और हमने इसको इस तरह से याद किया था कि ये जो सेवा सदन नाम का मान लीजिए कोई स्थान है, ये सेवा सदन है और ये सेवा सदन कहाँ बना हुआ है, तो ये सेवा सदन बाजार में बना हुआ है। इस तरह से हमने याद किया था कि बाजार, जो सेवा सदन उपन्यास है उसका पहले नाम बाजारे हुस्न था। बाजार शब्द से बाजारे हुस्न याद रखना है। और बस आपको ये चीज और याद रखनी है कि ये जो सेवा सदन है इस सेवा सदन में कौन रहते हैं, कृष्णचंद्र। कौन रहते हैं, कृष्णचंद्र रहते हैं। सेवा सदन बाजार में है और सेवा सदन में रहते कौन है, कृष्णचंद्र रहते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दोनों नाम अगर आपको याद रखने हैं तो कृष्णचंद्र और गजाधर। कृष्णचंद्र और गजाधर कहाँ रहते हैं, तो सेवा सदन में रहते हैं। इस तरह से आपको याद रहेगा कि बाजारी हुस्न का पहले नाम था सेवा सदन, क्योंकि बाजार में एक सेवा सदन है जिसमें कृष्णचंद्र और गजाधर रहते हैं। अगला प्रश्न है कि 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो 30, 40, 50 नाम का उपन्यास लिखा है प्रभाकर माचवे ने, विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प हैं केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्त व राजेंद्र यादव। तो 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचवे हैं। इनके अन्य उपन्यास परंतु, क्षमा, साचा आदि हैं। जबकि केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास है कोहबर की शर्त। ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। कोहबर की शर्त केशव प्रसाद मिश्र जी का बहुत पूछा जाता है ये। राजेंद्र प्रसाद का उपन्यास है उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, शह और मात, कुल्टा, मुखर चिंतन आदि। भैरव प्रसाद गुप्त जी के उपन्यास है सती मैया का चौरा, मशाल और गंगा मैया आदि। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें एक उपन्यास का नाम दिया गया है कुरु कुरु स्वाहा। तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है, तो मनोहर श्याम जोशी जी का है, विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है उषा प्रियमवदा, धर्मवीर भारती और राही मासूम रजा। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं क्योंकि ये जो
उपन्यास से बहुत पूछा जाता है कि कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास किसका है। तो कुरु कुरु स्वाहा शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जब हम हवन करते हैं तो अंत में हम स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उसे क्या धीरे से बोला जाता है? नहीं, हम लोग तेजी से बोलते हैं स्वाहा। अंत में पूरे जोश के साथ हम लोग बोलते हैं स्वाहा। तो स्वाहा कैसे बोला जाता है? स्वाहा बोला जाता है जोश के साथ। इतना आपको याद रखना है कि यज्ञ करने के बाद जब हम यज्ञ करते हैं तो आहुति देते समय स्वाहा हम पूरे जोश के साथ बोलते हैं। तो जोश से आप जोशी शब्द याद रख सकते हैं। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा, मात्र याद रखने के लिए है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आपको कोई और तरीका समझ आ रहा हो आप वैसे याद रखिए। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपको ये तरीका सही लग रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्वाहा, जब हम आहुति के दौरान स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा कैसे बोलते हैं? पूरे जोश के साथ बोलते हैं। और जोश से जोशी शब्द याद रहेगा, और जोशी से मनोहर श्याम जोशी। जोशी शब्द से कौन सा शब्द याद रहेगा? मनोहर श्याम जोशी। तो कुरु कुरु स्वाहा किसका है? मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजात, क्याप और कौन हूं मैं। अगला प्रश्न है कि सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद की, उपेंद्रनाथ अश्क की, वृंदावन लाल वर्मा की या कमलेश्वर की? तो विकल्प डी सही होगा, कमलेश्वर। सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर का उपन्यास है। कमलेश्वर के अन्य उपन्यास है एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान और अंतिम सफर। ये सारे उपन्यास किसके हैं? कमलेश्वर जी के हैं। अगला है मुझे चांद चाहिए, किस विधा की कृति है? तो ये उपन्यास है। अन्य विकल्प है कविता, कहानी व नाटक। मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा उपन्यास है। ये उपन्यास विधा की रचना है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रसिद्ध जो उपन्यास हैं वे हैं अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। सुरेंद्र वर्मा मुख्यतः नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके नाटक द्रौपदी, सेतुबंद, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी और कैदे हयात, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। जब हमने नाटक और एकांकी संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे थे तब हमने सुरेंद्र वर्मा जी के जो नाटक हैं उन्हें याद किया था। ये बहुत पूछा जाता है। द्रौपदी, सेतुबंद, नायक खलनायक विदूषक, इन सब का प्रकाशन वर्ष भी बहुत पूछा जाता है। और सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को देख करके इस तरह से भी कहा जाता है कि इन्हें प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में लगाइए। ये भी प्रश्न बहुत आता है। हमने इसके प्रकाशन वर्ष भी याद किए थे। अगर आपको याद हो, आपने क्लास देखी हो, तो आठवां सर्ग हमने इसको इस तरह से याद किया था। 8 के पहले क्या आता है? 7 आता है। 7 के पहले क्या आता है? 6। इस तरह से हमने याद किया था कि 1976 ईस्वी 8वां सर्ग नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला जो प्रश्न है वो है कि सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की, राजेंद्र यादव की, कमलेश्वर की या अज्ञे की? तो विकल्प बी सही होगा। सारा आकाश जो कृति है वो राजेंद्र यादव जी की है। सारा आकाश उपन्यास के लेखक राजेंद्र यादव हैं। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप एक तरह से याद रख सकते हैं। प्रेत बोलते हैं, याद रखना है कि जो प्रेत बोलते हैं, पहले इसका नाम था प्रेत बोलते हैं, और इसी को बाद में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया था। राजेंद्र यादव जी का है सारा आकाश। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सारे आकाश में प्रेत बोलते हैं। सारे आकाश में प्रेत बोलते हैं। प्रेत कहाँ बोलते हैं? सारे आकाश में प्रेत बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको जोड़ कर याद रख सकते हैं कि सारे आकाश में प्रेत बोलते हैं। तो प्रेत बोलते हैं उपन्यास को ही नाम बदल करके सारा आकाश नाम से कब प्रकाशित किया गया था? तो 1960 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य है ये। तो प्रेत बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं प्रेत?
सारे आकाश में, तो प्रेत बोलते हैं उपन्यास को। सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया और इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास है प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान जो इन्होंने लिखा था ये सह लेखन है इनका, मन्नू भंडारी जी के साथ मिलकर के लिखा था। शेष लेखकों के उपन्यास इस प्रकार है। मन्नू भंडारी जी का है आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान और महाभोज। कमलेश्वर के 1 सड़क 57 गलियां, तीसरा हाथी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान और अंतिम सफर। अज्ञे जी का जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, हम इसके पहले भी देख चुके हैं, 1940 और 44 ये उसका क्रम था। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यज्ञ का है। अगला है कि इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है। दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या और झूठा सच। तो विकल्प बी सही होगा, कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं क्योंकि ये रांगे राघव जी का उपन्यास है, यशपाल का नहीं है। दिए गए उपन्यासों में से कब तक पुकारूं उपन्यास यशपाल का नहीं है, बल्कि यह रांगे राघव का उपन्यास है। रांगे राघव के अन्य उपन्यास हैं विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा जीत गई, घरौंदा, लोई का ताना, लखिमा की आंखें, मेरी भव बाधा हरो, पृथ्वी पक्षी और आकाश, चीवर, राई और पर्वत, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन। शेष सभी यशपाल के उपन्यास हैं। यशपाल के अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच और 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे और मेरी तेरी उसकी बात। इसमें जो झूठा सच है ये भी 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, क्रमशः 1958 और 1960। इसके जो 2 भाग हैं, इन दोनों का नाम, पहला वाला जो भाग था उसका नाम था वतन और देश और दूसरे वाले का नाम था देश का भविष्य। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं। तो ये हरिऔध जी के हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल ये किसके उपन्यास है। हमने जब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को पढ़ा था तब इसे पढ़ा भी था। और जो ठेठ हिंदी का ठाठ है इसे मुहावरों की पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। इसे हमने ऐसे याद रखा था कि जो हिंदी है उसमें बहुत सारे मुहावरे होते हैं, तो जब मुहावरे हैं इसलिए उसका ठाठ है। कुछ इस तरह से करके हमने याद किया था कि ठेठ हिंदी का ठाठ जो पुस्तक है, जो उपन्यास है, इसे मुहावरों की पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और अधखिला फूल 1907 में। निराला की जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उसमें अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, प्रभावती, काले कारनामे और चोटी की पकड़। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था। तो निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास जी का है, जो कि गोवध की समस्या को लेकर के लिखा गया है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प हैं भूतनाथ, आदर्श हिंदू और इनमें से कोई नहीं। राधा कृष्ण दास के उपन्यास निस्सहाय हिंदू में गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु प्रयास किया गया है, जबकि भूतनाथ उपन्यास देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित है और आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक लज्जाराम मेहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के उपन्यासों का काल क्रम निर्धारित कीजिए। 4 उपन्यास दिए गए हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला और गोदान। तो सेवा सदन हमें पता है 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, प्रेमाश्रम 1922 में, निर्मला 1927 में और गोदान 1936 ईस्वी में, इसलिए पहला ही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है जिसमें एक कथन दिया गया है और पूछा गया है ये कथन किस उपन्यास से लिया गया है। कथन है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। तो ये जो कथन है ये बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। विकल्प डी सही होगा। अन्य है गोदान, दिव्या और आपका बंटी, लेकिन यहाँ विकल्प डी सही है, बाणभट्ट की आत्मकथा। उपर्युक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा से उद्धृत किया गया है। अन्य उपन्यास व उपन्यासकार इस प्रकार हैं, गोदान प्रेमचंद जी का है, दिव्या यशपाल का है, आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है। बूंद और समुद्र, रंगभूमि, झूठा सच और सूरज का 7वां घोड़ा। तो यहाँ पर जो रंगभूमि है ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
बूंद और समुद्र ये अमृतलाल नागर का है। झूठा सच यशपाल का है। सूरज का 7वां घोड़ा ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि लेखन या प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है। तो इसमें भी प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसमें हमने मुंशी प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं उन्हें विस्तार से समझा है। तो अगर आप उसे एक बार देख लेंगे तो आपको काफी मदद हो जाएगी और आपको आसानी रहेगी याद करने में। यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम विकल्प सी जो है वो सही होगा, क्योंकि सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ, रंगभूमि 1925, गबन 1931 में और कर्मभूमि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प चुनिए। तो अमृतलाल नागर के जो उपन्यास है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन से सही क्रम में लगे हुए हैं। तो पहला ही सही होगा बूंद और समुद्र, ये 1956 में प्रकाशित हुआ। सुहाग के नुपुर 1960 में। अमृत और विष ये प्रकाशित हुआ 1966 ईस्वी में। और मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मानस का हंस जिसमें इन्होंने तुलसीदास जी की जीवनी लिखी है, 1972 में इसका प्रकाशन वर्ष। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मानस का हंस जो उपन्यास है वो किसका है, किसके द्वारा रचित है। तो ध्यान रखिएगा अमृतलाल नागर जी का है। और इसमें किसकी जीवनी है, तो तुलसीदास जी की है। और ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते या पुनर्नवा। तो विकल्प डी सही होगा, पुनर्नवा। पुनर्नवा भगवती चरण वर्मा जी का नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। जबकि चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और टेढ़े मेढ़े रास्ते ये सभी उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी के हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है पतन, चित्रलेखा, फिर 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र व फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, सच्ची सीधी बात, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका। जबकि बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। तो जो सूरदास है वो रंगभूमि का पात्र है, विकल्प डी सही होगा। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। तो ध्यान रखिएगा सूरदास रंगभूमि का पात्र है। सूरदास प्रेमचंद के द्वारा लिखित रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। रंगभूमि का हिंदी रूपांतर 1925 ईस्वी में हुआ था। उर्दू में उपन्यास चौगाने हस्ती से किया था इन्होंने। जो उर्दू में मूल रूप से ये उर्दू में लिखा गया उपन्यास है रंगभूमि। जब इन्होंने उर्दू में लिखा था तो उसका नाम था चौगाने हस्ती, और जब इसी का इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया तो उसे नाम दिया रंगभूमि। और रंगभूमि प्रकाशित हुआ 1925 ईस्वी में, जिसका नायक है या प्रमुख पात्र है सूरदास। इस उपन्यास के अन्य पात्रों में सोफिया, भरत सिंह, सुभागी और जानवी हैं। सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें सुमन, गजाधर, शांता इत्यादि हैं। कर्मभूमि 1932 में प्रकाशित हुआ। अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा इत्यादि इसमें हैं। प्रेमाश्रय 1922 में प्रकाशित हुआ। प्रेम शंकर, मनोहर, दुखहरण भगत इत्यादि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। पीली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान और चौखट। तो यहाँ पर 2 उपन्यास ऐसे हैं जो कमलेश्वर के नहीं हैं, एक पीली आंधी और एक चौखट। चौखट और पीली आंधी उपन्यास कमलेश्वर के नहीं हैं। चौखट के लेखक द्रोणवीर कोहली हैं और पीली आंधी की लेखिका है प्रभा खेतान। डाक बंगला, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के उपन्यास है। काली आंधी कमलेश्वर का एक अन्य उपन्यास है। यहाँ पे जो चौखट शब्द है, चौखट ये उपन्यास है द्रोणवीर कोहली का। ये बहुत बार पूछा गया उपन्यास और बहुत महत्वपूर्ण है। चौखट आप समझते हैं किसे कहते हैं, जो एक तरह से आप ये समझ लीजिए दरवाजे के पास। तो चौखट पर किसी वीर को खड़ा किया गया है जिससे कोई अंदर ना आ सके। सुरक्षा की दृष्टि से चौखट पर किसे खड़ा किया गया है, वीर को।
तो आपको ये चीज याद रखनी है कि चौखट पर कौन खड़ा है, वीर, और वीर शब्द से आप द्रोणवीर कोहली शब्द को याद रख सकते हैं, द्रोणवीर कोहली। तो चौखट पर कौन खड़ा है, वीर खड़ा है, और वीर शब्द से द्रोणवीर कोहली याद रखिएगा, क्योंकि चौखट उपन्यास बहुत बार पूछा जाता है किसका है, तो अब आपको याद रहेगा कि द्रोणवीर कोहली जी का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके सही कूट का चयन करना है। श्यामा स्वप्न किसका है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह का है। नरेंद्र मोहिनी ये देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। मायावनी गोपाल राम गहमरी का है। और पृथ्वीराज चौहान ये है बलदेव प्रसाद का। तो इसके अनुसार विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है, प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, दहेज प्रथा या अंग्रेजी राज। तो जब आप गोदान पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये मुख्यतः जो इसकी कथा है वो कृषक जीवन को लेकर के लिखी गई है। होरी जो होता है वो एक किसान है और ये इसका जो पूरा कथा का आधार है वो कृषक जीवन ही है। तो विकल्प बी सही होगा। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार कृषक जीवन है। प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण वरदान में है और दहेज और अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण निर्मला में। अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण रंगभूमि में हुआ है। ये सभी उपन्यास प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अगला है अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है, तो बूंद और समुद्र। ये अमृतलाल नागर जी का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस और अमृत और विष। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास बूंद और समुद्र है। इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण मिलता है। अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक और सामाजिक चित्रण है। एकदा नैमिषारण्य ये 1972 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। मानस का हंस जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे अमृतलाल नागर जी का है और इसमें तुलसीदास जी का जो जीवनी है, उनका जो व्यक्तित्व है उसे आधार बनाकर ये लिखा गया। ये 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तुलसीदास की जीवनी और व्यक्तित्व पर आधारित ये उपन्यास है और ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर जी के हैं। अगला है सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक कौन है, तो अमर बेल वृंदावन लाल वर्मा इसके लेखक हैं। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है चतुर्सेन शास्त्री, हिमांशु जोशी और रांगे राघव। इसे आप याद रख सकते हैं इस तरह से कि अमर बेल कहाँ लगी हुई है, तो अमर बेल वृंदावन में लगी हुई है। अगर आपको अमर बेल देखनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, वृंदावन। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि अमर बेल वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। ये ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुंडार, माधवजी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम आदि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। तो इन 4 उपन्यासों में से कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसकी कथा वस्तु जो है वो औपनिषदिक युग से है, तो यहाँ पर अनाम दास का पोथा विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और चारुचंद्र लेख। अनाम दास का पोथा उपन्यास की कथा वस्तु में औपनिषदिक युग के परिवेश और जीवन पद्धति का चित्रण है। इसकी रचना 1976 ईस्वी में छांदोग्य एवं बृहदारण्यक के आधार पर हुई है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने व्यक्तिवादी उपन्यास नहीं लिखे हैं, तो गोपाल राम गहमरी। विकल्प डी सही होगा। गोपाल राम गहमरी जी के विषय में हम देख चुके हैं कि इन्होंने जासूसी संबंधी उपन्यास लिखे हैं, इसीलिए इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है, क्योंकि आर्थर कानन डायल जो कि पाश्चात्य के विद्वान रहे हैं, इन्होंने पाश्चात्य में जासूसी उपन्यासों पर बहुत काम किया है। इसलिए हिंदी का और हिंदी में गोपाल राम गहमरी जी ने किया है, इसलिए गोपाल राम गहमरी जी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। अन्य विकल्प हैं भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क और रामेश्वर शुक्ल अंचल। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में से गोपाल राम गहमरी नहीं है, बल्कि ये जासूसी उपन्यासकार हैं। इन्हें हिंदी में
जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून आदि। शेष व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है। जब हमने उपन्यास के जो प्रश्न हैं इनकी शुरुआत की थी, तब हमने शुरुआत में ही देखा था उपन्यास संबंधी जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कि किस विद्वान ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास हैं। इन्होंने परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा था और श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत उपन्यास भाग्यवती को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासनी, लवंगलता व आदर्श बाला, प्रेमचंद के उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, गोदान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी मनोहर श्याम जोशी जी की नहीं है? तो सोना माटी ये मनोहर श्याम जोशी जी की रचना नहीं है, ये विवेकी राय की है। अन्य सभी मनोहर श्याम जोशी जी की हैं, जिसमें हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, कसब, कौन हूं मैं। सोना माटी 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, बल्कि ये विवेकी राय का उपन्यास है। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो विवेकी व्यक्ति होता है वो सोना और माटी में फर्क समझता है। विवेकी व्यक्ति सोना और माटी में फर्क समझता है। या सोना और माटी में फर्क कौन समझ सकता है? तो कोई विवेकी व्यक्ति। इस तरह से विवेकी व्यक्ति से विवेकी राय याद रहेगा और सोना माटी उपन्यास का नाम है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, कसब, कौन हूं मैं मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी 1994 ईस्वी में कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। कसब ये 1987 ईस्वी में एक प्रेम कथा है। कौन हूं मैं 2006 ईस्वी में प्रसिद्ध भुआल सन्याल के केस पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म इसमें से अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है? काला पहाड़, भगवान दास मोरवाल, बिल्कुल सही है। अंधेरे के जुगनू, रांगे राघव, ये भी सही है। वे दिन, निर्मल वर्मा का भी सही है। करवट राजेंद्र यादव जी का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, इसलिए ये गलत है। चूंकि ये गलत है इसलिए सही होगा, इसमें जो युग्म अशुद्ध है उसे ही पूछा गया है। तो करवट अमृतलाल नागर का है, अंधेरे के जुगनू रांगे राघव, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल और वे दिन निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में ये बात कही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है? सुनीता, सुनीता हरीश, अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा और हरवंश, ये बिल्कुल सही है। अंधेरे बंद कमरे जो उपन्यास है उसके पात्र नीलिमा और हरवंश हैं। दादा कामरेड, रेखा और हरिप्रसन्न, गलत है। अभी हमने देखा कि हरिप्रसन्न ये सुनीता जो उपन्यास है जैनेन्द्र का, उसका पात्र है, दादा कामरेड का नहीं है। नदी के धूप में शैला और भुवन नहीं है। और अनामदास का पोथा में रैक्व और चंद्र दधीति नहीं है। यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा और हरवंश। उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का सही युग्म अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा, हरवंश होगा। विकल्प में दिए गए अन्य उपन्यासों के पात्र इस प्रकार हैं। सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न और सत्या। नदी के द्वीप में भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन आदि। दादा कामरेड, हरीश, शैला, यशोदा, अख्तर, रॉबर्ट आदि। अनामदास का पोथा में जाबाला, रितंबरा, रिजुका और रैक्व। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? तो परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर के रईस की कथा है। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है लखनऊ, बनारस, आगरा और मेरठ।
परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर के रईस की कथा है। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की कृति है। इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इनका रचना काल 1882 ईस्वी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो ये मिलता है गोदान में। विकल्प डी सही होगा। आपने गोदान पढ़ी होगी, उसमें जो नगरी पात्र हैं मालती और मेहता, उसके विषय में आप कह सकते हैं। अन्य जो है वो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्म भूमि और कायाकल्प, ये गलत है। गोदान में जो मालती और मेहता का पात्र, मालती और मेहता के जो पात्र हैं वो इस तरह के संबंध को मानते हैं। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है उसमें मिलता है। हिंदी कथा साहित्य में लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा गोदान उपन्यास में मालती व मेहता के मध्य देखा जा सकता है। मालती व मेहता दोनों ही शिक्षित हैं तथा समाज को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं, किंतु वह दोनों विवाह के बोझिल बंधन में बंधना नहीं चाहते। लिव इन रिलेशनशिप की तत्कालिक रूपरेखा मालती के इस कथन में देखी जा सकती है। मालती कहती है कि नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तो यहाँ पर आप उस तरह के रिश्ते की झलक देख सकते हैं। प्रेमचंद के जो अन्य उपन्यास हैं वे हैं सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, प्रेमा, मंगलसूत्र। जो कायाकल्प है ये इनका हिंदी में मूल रूप से लिखा गया पहला उपन्यास है, जो उन्होंने सीधा हिंदी में ही लिखा सबसे पहले, तो वो कायाकल्प है। ये 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके पहले भी उन्होंने हिंदी में उपन्यास लिखे, लेकिन वो सारे रूपांतरित उपन्यास थे। पहले जिसको उन्होंने उर्दू में लिखा था और बाद में हिंदी में रूपांतरित किया था, लेकिन कायाकल्प सीधा हिंदी भाषा में ही लिखा गया उपन्यास है। बाद में प्रेमा उपन्यास को इन्होंने संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। तो किस उपन्यास को इन्होंने प्रतिज्ञा शीर्षक से बाद में प्रकाशित करवाया है? तो प्रेमा को। अगला प्रश्न है कि लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है कि लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे और सिर मध्य युग में? ये बात सिखों और मुसलमानों के लिए कही गई है। विकल्प ई सही होगा। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे और सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। तमस उपन्यास विधा की कृति है। इसके रचनाकार भीष्म साहनी है। तमस में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन हुआ है। इसका रचना काल 1973 ईस्वी है। भीष्म साहनी जी के अन्य प्रमुख उपन्यास का जो है वे हैं झरोखा, कड़ियां, वसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। अगला प्रश्न है कि तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तो विकल्प डी सही होगा, कश्मीरी लाल। अन्य विकल्प है शंकर, जरनैल सिंह और मेहता जी और मास्टर रामदास। तो यहाँ विकल्प डी सही होगा, कश्मीरी लाल। तमस में जो कश्मीरी लाल होता है वो कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित है और इस उपन्यास में भारत विभाजन के समय की स्थिति का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है या किसे कहते हैं? तो ममता। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है कमला, मंगला, लक्ष्मी और स्नेहमयी। तो मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी ममता को कहा है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, बामन दास, विश्वनाथ प्रसाद, राम कृपाल सिंह, कमला, ममता, फुलिया आदि। रेणु के जो प्रमुख उपन्यास हैं वे है मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय। इसमें जो फणीश्वरनाथ रेणु जी का राम रतन राय उपन्यास है ये अपूर्ण था। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? पूर्णिया की प्रकृति का, प्रेम संबंध का, जातिवाद का, आर्थिक विषमता का या सांप्रदायिक विद्वेष का? तो विकल्प ई सही होगा। रेणु के उपन्यास मैला आंचल में सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है। मैला आंचल पूर्णिया के मेरीगंज गांव की कथा है।
इसमें पूर्णिया की प्रकृति, डॉक्टर प्रशांत और कमला का प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता आदि का चित्रण हुआ है। मैला आंचल जो कि एक आंचलिक उपन्यास है, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आपको ये पिछली क्लास में दिखाया था, ये पुस्तक दिखाई थी और दिखाया था। इसकी भूमिका में ही लिखा है पूर्णिया जिले के बारे में, और पूर्णिया जिले के किस गांव से संबंधित है, तो मेरीगंज से। अगला प्रश्न है कि तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो जो तमस उपन्यास है उसमें जो जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड है उनके चरित्र में कौन सी बात नहीं है, यह हमें देखना है। पहला है भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ और पारखी, तो ये सही है। केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला, ये भी सही है। सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील, तो ऐसा नहीं था कि वो सांप्रदायिकता को लेकर के भावुक और संवेदनशील हो, इसलिए विकल्प सी सही होगा। निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला, सही है। ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला, ये भी सही है। तीसरा गलत था, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। तमस में जो जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड का चरित्र है कि निम्न में से सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील होना विशेषता नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही है। तमस भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है, इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। तमस उपन्यास को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस उपन्यास पर 1986 में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन पर धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई थी। इनका तमस उपन्यास बहुत बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तमस का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। इस पर फिल्म भी बनी, धारावाहिक भी बना। तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947 के समय में पंजाब के जिले को परिवेश के रूप में लिया गया है। आजादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की वैसाखियां लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में चित्रित किया है। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नत्थू, लिजा, जरनैल सिंह, नारायण आदि। इनके अन्य उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियां, वसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत त्रयी किसे कहा जा सकता है, तो उसे इसमें प्रेमचंद्र, कर्मभूमि और गोदान सही होगा। और ये तीनों ही जो उपन्यास हैं वो किसके किसके हैं, तो गोदान, कर्मभूमि और प्रेमाश्रम, ये तीनों ही उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। और इसे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत त्रयी कहा जा सकता है। तो ये तीनों नाम आप बिल्कुल रट लीजिए, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान उपन्यास हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत त्रयी है। इन उपन्यासों के लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन का प्रवर्तन किया। इनके प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। अगला प्रश्न है कि गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है, तो राही मासूम रजा जी का जो उपन्यास है आधा गांव, उसमें गंगोली गांव का चित्रण मिलता है, तो विकल्प ए सही होगा, आधा गांव। अन्य है राग दरबारी, रंगभूमि, अलग अलग बैतरणी और काला पहाड़। गंगोली गांव में आधा गांव उपन्यास की कथा भूमि है। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। यह गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राही मासूम के प्रमुख उपन्यास है आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। काला पहाड़ उपन्यास भगवान दास मोरवाल का है। इसके बाद प्रश्न है कि गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है, तो ये बात कहता है प्रशांत। प्रशांत कहता है कि गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है कमला, ममता, अनिल कुमार बनर्जी और स्नेहमयी। स्नेहमयी। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल उपन्यास में यह वाक्य डॉक्टर प्रशांत का है। डॉक्टर प्रशांत की शोषित
गरीब लोगों के प्रति गहरी हमदर्दी है। मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इनके अन्य उपन्यास है परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनका जो मैला आंचल है वो एक आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा होगा इसमें। तो आरोही क्रम पूछा गया है, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले प्रेमाश्रम आएगा, फिर रंगभूमि, फिर कायाकल्प और फिर निर्मला, क्योंकि प्रेमाश्रम 1922 में प्रकाशित हुआ, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में और निर्मला 1927 में। कायाकल्प जो कि हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास है, जो मूल रूप से हिंदी में ही लिखा गया। निर्मला 1927 में आया था। ये दहेज और अनमेल विवाह को आधार बना करके लिखा गया है। रंगभूमि का पहले क्या नाम था उर्दू में, तो चौगाने हस्ती, ये उसका उर्दू नाम है। अगला प्रश्न है कि लज्जाराम शर्मा का उपन्यास इनमें से कौन सा है। तो लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है आदर्श हिंदू। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है सरकारी नारा, गुप्त गोदना और राधाकांत। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी अन्य कृतियां हैं धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार आदि। जबकि गुप्त गोदना देवकीनंदन खत्री के तथा राधाकांत ब्रजनंदन सहाय के उपन्यास हैं। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था। तो कंकाल उपन्यास प्रकाशित हुआ है 1929 ईस्वी में। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है 1926, 1927 और 1928। कंकाल उपन्यास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कंकाल उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण हुआ है। प्रसाद जी द्वारा रचित अन्य उपन्यास है तितली, इरावती। ये इनका अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है। तो विकल्प डी सही होगा, गोपाल राम गहमरी। अभी आपको बताया था कि पाश्चात्य साहित्य में आर्थर कानन डायल ने जासूसी उपन्यासों पर बहुत काम किया है। उसी तरह से हिंदी में अगर बात करते हैं तो गोपाल राम गहमरी जी ने जासूसी उपन्यास खूब लिखे हैं और ये इसीलिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं जासूसी उपन्यास लिखने के लिए। तो विकल्प डी सही होगा, गोपाल राम गहमरी। अन्य विकल्प हैं देवकीनंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी व प्रेमचंद। आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी हैं। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, खूनी कौन, जासूस की भूल आदि। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ था। तो सेवा सदन प्रकाशित हुआ है 1918 ईस्वी में। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है 1907, 1920 और 1934। सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं प्रेमा, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था जिसे बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया था और 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास जो है वो गोदान है, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद जी का जो निधन है वो भी 1936 ईस्वी में ही हुआ था। 1880 से 1936 ये इनका जीवन काल है। अगला प्रश्न है कि फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है। यशपाल, उपेंद्र नाथ, अज्ञे या नागार्जुन। तो विकल्प सी सही होगा, अज्ञे। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार अज्ञे हैं। अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ था। तो 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था अनूठी बेगम। अन्य विकल्प है 1906, 1902 और 1908। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम सन 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, भूतनाथ आदि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है। तो विकल्प सी सही होगा, शेखर एक जीवनी। अन्य विकल्प है परख, सुनीता और त्यागपत्र। शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है, जैनेन्द्र का नहीं है। और शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, क्रमशः 1940 और 44। शेखर एक जीवनी ये उपन्यास शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ये जैनेन्द्र का नहीं है बल्कि किसका है, अज्ञे का है। और यह उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है। यह उपन्यास फ्लैशबैक शैली में
लिखा गया है। इनके जो अन्य उपन्यास हैं वे नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, और जैनेन्द्र के उपन्यास है परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क आदि हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जो नदी के द्वीप उपन्यास है ये शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप ये सब आगे के उपन्यास हैं। और इसमें जो शेखर एक जीवनी है ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ उपन्यास है, 1940 और 1944। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भगवती चरण वर्मा जी का जो चित्रलेखा उपन्यास है वो पाप और पुण्य की मीमांसा पर लिखा गया है। विकल्प ए सही होगा, चित्रलेखा। अन्य विकल्प हैं धर्मपाल, विराटा की पद्मिनी और गणकुंडार। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा है या भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, थके पांव, वह फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें, युवराज, सबही नचावत, राम गोसाई आदि हैं। परीक्षा गुरु किसने लिखा था? तो लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था और इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा उपन्यास है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। अन्य विकल्प हैं गोपाल राम गेमरी, देवकी नंदन खत्री और बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक, राजनीतिक, आंचलिक या ऐतिहासिक? तो विकल्प सी सही होगा, यह आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणुकृत मैला आंचल मूलतः आंचलिक उपन्यास है। इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य उपन्यास है मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? गोदान, रंगभूमि, गबन या बाणभट्ट की आत्मकथा? तो विकल्प डी सही होगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है बल्कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास है चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा। शेष उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें विकल्प डी सही होगा, ममता कालिया आवा, क्योंकि आवा ममता कालिया जी का उपन्यास नहीं है, ये चित्रा मुदगल का है। अन्य विकल्प सही है, कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के, धर्मवीर भारती का सूरज का 7वां घोड़ा, निर्मल वर्मा का वे दिन। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ममता कालिया आवा सुमेलित नहीं है। आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है। ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स और सुखम दुखम, दुखम सुखम। अगला है कि विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? तो तमस भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, इस पर धारावाहिक भी बने और फिल्म भी बनी, तो ध्यान रखिएगा भीष्म साहनी का है। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियां, वसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। रांगे राघव के उपन्यास है मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश और राह न रुकी। असंगत का चयन करना है इसमें। तितली वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास नहीं है, जबकि रंगभूमि प्रेमचंद का है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा जी का है। तो यहाँ विकल्प ए सही होगा, क्योंकि तितली जो उपन्यास है वो वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है बल्कि ये जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रसाद के अन्य उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। अन्य विकल्प रंगभूमि प्रेमचंद का है, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का और टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा जी का है। जो इरावती है जयशंकर प्रसाद जी का, ये इनका अपूर्ण उपन्यास था, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि जालपा किस उपन्यास की नायिका है? तो जो जालपा है ये गबन की नायिका है। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है गोदान, रंगभूमि व कर्मभूमि। जालपा गबन उपन्यास की नायिका है। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं रामनाथ, देवी दीन, दयानाथ, जोहरा आदि प्रमुख पात्र हैं। गोदान उपन्यास के पात्र हैं हरिया, धनिया, झुनिया, प्रोफेसर मेहता, गोबर, मालती, राय साहब आदि। और रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं विनय, सूरदास, सोफिया, ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदू राजा, महेंद्र कुमार सिंह, भैरव महत्वपूर्ण पात्र हैं। और कर्मभूमि के जो पात्र हैं वे हैं अमरकांत, समरकांत, सुखदास, सकीना, रेणुका और देवी आदि प्रमुख पात्र हैं। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।